में मौजूद हैं, लेकिन नोटिस थमा दिया गया है, घर से बाहर निकल नहीं सकते हैं और गैर जमानती वारंट उनके खिलाफ पहले से ही है। डेडलाइन तो निकल चुकी है, लेकिन अब आगे प्लान ऑफ एक्शन क्या है राज ठाकरे का? जी, जिस तरह से नोटिस देने के बाद कहीं ना कहीं शांति है। हालांकि नोटिस पे ऑलरेडी जो सीआरपीसी की धारा 149 नोटिस देने के बाद ट्विटर के माध्यम से जवाब दिया जा रहा है। हालांकि जब बाहर निकले थे लेकिन मीडिया से बात नहीं किए थे, हालांकि वापस अंदर चले गए। अब पुलिस ने जो नोटिस देने के बाद देखना है कि क्या नोटिस का पालन करते हैं। हालांकि ऑलरेडी उनके पास उन पे गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया है, तो कहीं ना कहीं ऐसा सोर्सेज भी है कि जो औरंगाबाद पुलिस है वो मुंबई आ सकती है। हालांकि गिरफ्तारी की जो तलवार है वो लटक रही है, देखना है कि क्या कार्रवाई होती है आगे। संदीप, कुछ खबरें निकल कर आ रही हैं क्या अभी? क्योंकि बाला साहब ठाकरे का पुराना वीडियो ट्वीट करते हुए उद्धव ठाकरे को याद दिला रहे हैं कि बाला साहब क्या कहा करते थे और आप आज क्या कर रहे हैं। लेकिन ये बात सिर्फ ट्वीट तक सीमित रहेगी या जमीन पर कुछ करने के लिए एमएनएस ने प्लान तैयार किया है? इसने उठाया था बाला साहब ठाकरे की शिवसेना के तौर अपने दौर में उन्होंने कहा था कि जो सड़कों पे नमाज पढ़ी जाती है उसको लेकर के जो है उन्होंने विरोध किया था। और इस विरोध के बाद ही जो है उन्होंने ये भी कहा था कि जिस तरीके से लगातार नमाज पढ़ी जा रही है या लाउड स्पीकर पर अजान पढ़े जाते हैं, अगर हमारी सरकार आती है तो हम इन सारी चीजों को बंद कर देंगे। कहीं ना कहीं राजनीतिक जो लड़ाई है वो शुरू हो चुकी है। और आपको बता दें कि कल राज ठाकरे ने जो ट्वीट किया था उसमें ये लिखा था कि हमारी लड़ाई जो है वो धार्मिक मुद्दों के आधार पर नहीं है, सामाजिक मुद्दों पर है। तो कहीं ना कहीं आज जो वीडियो ट्वीट करके बताया जा रहा है, ये साफ दर्शाया जा रहा है कि ये लड़ाई ना तो धार्मिक है ना तो सामाजिक है, बल्कि ये लड़ाई राजनीतिक है। इसका कारण ये है कि बाला साहब ठाकरे ने अपने हिंदुत्व को लेकर के जिस तरीके से समाज में जो है वो लोगों को जोड़ा था और जो मुद्दे थे हिंदुत्व से जुड़े हुए, उन सारी चीजों को उठाया था। अब चूंकि शिवसेना आघाड़ी सरकार में है, अपनी सरकार बन चुकी है, बावजूद इसके भी लाउड स्पीकर पर कोई एक्शन नहीं हो रहा, बावजूद इसके भी। ठीक है संदीप, जिसका आप जिक्र कर रहे हैं बाला साहब ठाकरे का जो वीडियो ट्वीट किया गया है, जरा उसकी एक बार झलक दिखा देते हैं, फिर मैं लौटती हूँ आपके पास। ज्या दिवशी माझं सरकार या महाराष्ट्रामध्ये येईल त्या वेळेला रस्त्यामधले नमाज आम्ही पडल्या बंद केल्याशिवाय राहणार नाही। कारण धर्म असा असावा लागतो की तो राष्ट्र विकासाच्या आड येता कामा नये, लोकांना त्याचा उपद्रव होता कामा नये। आमच्या हिंदू धर्माचा कुठे जर कोणाला उपद्रव होत असेल त्यांनी मला येऊन सांगावं, आम्ही त्याचा बंदोबस्त करायला तयार आहोत। लाऊड स्पीकर मशिदीवरचे खाली येतील, बंद। ज्या दिवशी माझं सरकार या तो बाला साहब ठाकरे का ये वीडियो हमने आपको सुनवाया जो राज ठाकरे ने ट्वीट किया है, और इस वीडियो के जरिए लाउड स्पीकर को लेकर, सड़क पर होने वाली नमाज को लेकर क्या कहते थे बाला साहब ठाकरे, ये याद दिला रहे हैं उद्धव ठाकरे को। शिवानी, आपने तो औरंगाबाद में रैली भी कवर की। उस दिन जो राज ठाकरे के तेवर थे और जिस अंदाज में उन्होंने पूरी स्पीच सामने रखी, सीधे सीधे ये कह दिया कि राज ठाकरे माफ कीजिए बाला साहब ठाकरे जो कहा करते थे उनकी बातों से बिल्कुल अलग आज की तारीख में शिवसेना चल रही है। जी बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, आपने बिल्कुल सही कहा कि राज ठाकरे ने जो रैली के दौरान भी बातचीत की थी उसमें भी उन्होंने कई बातें हिंदुत्व की जिक्र की और ये भी कहा कि जिस हाल में महाराष्ट्र अभी रह रहा है वो महाराष्ट्र नहीं है। उस महाराष्ट्र की न कभी कामना की गई थी, न हिंदुत्व की बात को बढ़ाने वाली पार्टियां, खासतौर पर शिवसेना इन वादों के साथ आई थी कि वो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ेगी, लेकिन अब वो मुसलमानों के पक्ष में नजर आ रही है। इसीलिए उसी स्टेज पर खड़े होते होते इनडायरेक्टली जहां उन्होंने उद्धव सरकार पर निशाना साधा, वहीं सीधे सीधे शरद पवार को भी नास्तिक कहते हुए उन पर भी कई सारे इल्जामात लगाए। उसी का असर देखने को मिला कि फिलहाल जो राज ठाकरे हैं उनकी स्पीच द्वारा और फिलहाल जिस तरीके से एक के बाद एक उनके स्टेटमेंट आ रहे हैं, मीटिंग्स हो रही हैं एमएनएस के कार्यकर्ताओं के साथ, ये जरूर साफ हो जाता है कि राज ठाकरे पीछे नहीं हटने वाले हैं। इसके पहले भी मीनाक्षी, अगर हमने बात की है
हिंदुत्व के ऊपर, तो हमने देखा था कि ये लड़ाई फिलहाल हिंदुत्व की नहीं है, क्योंकि हिंदुत्व राज ठाकरे का हो या उद्धव ठाकरे का हो, दोनों की सीख बाला साहेब ठाकरे से ही आती है। इसीलिए यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि राज ठाकरे जो है अब वो शिवसेना पर सीधे सीधे निशाना साध रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर पार्टी के अंदर भी अगर उनके जो कार्यकर्ता हैं शिवसेना के, वो राज ठाकरे की ओर भी आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि पार्टी तो बाला साहेब ठाकरे के पिलर पर ही निर्धारित है, जिसके चलते कह सकते हैं कि अब जो है एमएलए सीधे सीधे वार कर रही है शिवसेना पर, शिवसेना के कार्यकर्ताओं पर। और आपको मैं याद दिला दूं, इस रैली को कवर करते दौरान मैंने एक चीज जो ऑब्जर्व की थी वो ये थी कि राज ठाकरे के पहले भी जितने लोगों ने यहाँ पर स्टेज पर आके बयान दिया था, सभी ने म्यूनिसिपल जो इलेक्शन होता है मीनाक्षी, उसका जिक्र जरूर किया था, जो कि कुछ महीनों में मुंबई के अंदर और महाराष्ट्र के अलग अलग जगहों में देखने को मिलेगा। तो ये सीधे सीधे कह सकते हैं कि एक राजनीतिक अखाड़े में फिलहाल राज ठाकरे उतरे हैं सीधे सीधे उद्धव ठाकरे के खिलाफ, और यहाँ पे बाला साहेब ठाकरे की बातों को लेकर आगे बढ़ा जा रहा है, जिसका विरोध भी अब शिवसेना। मैं लौटती हूँ शिवानी आपके पास। शिवसेना से संजय गुप्ता जी हमारे साथ हैं और एमएनएस से अल्ताफ खान जो सेक्रेटरी हैं पार्टी के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं इस वक्त। सबसे पहले संजय गुप्ता जी, आपके पास आते हुए सीधे सीधे चैलेंज दे रहे हैं राज ठाकरे आपको कि बाला साहब ठाकरे के बातों से, वो जो कहा करते थे, उनके विचारों से आप पलट गए हैं, शिवसेना का डीएनए बदल गया है। ठीक है संजय जी, आपके पास लौटते हैं। आपकी आवाज ठीक से पहुंच नहीं रही है मुझ तक, थोड़ा सा आवाज चेक करके आपके पास पहुंचते हैं। अल्ताफ जी, ये सवाल लेकर अब मैं आपके पास भी आ रही हूं। राज ठाकरे के खिलाफ पहले से ही गैर जमानती वारंट है। राजनीतिक अस्तित्व राज ठाकरे का महाराष्ट्र में क्या है? ना तो लोकसभा में कोई मौजूदगी है, ना राज्यसभा में कोई मौजूदगी है, ना विधान परिषद में कोई मौजूदगी है, विधानसभा में मात्र एक आपका विधायक है। किस आधार पर राज ठाकरे ये अल्टीमेटम रिलीज कर देते हैं और डेडलाइन दे देते हैं? तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? जी बोलिए। हाँ जी, सबसे पहले इस बात से ये तय नहीं होगा कि किस पार्टी के कितने एमएलए है और कितने एमपी है और कितने नगर सेवक है। सबसे पहले तो राज साहब ठाकरे को जिस तरह से समर्थन मिल रहा है, राज साहब ठाकरे की आपने रैलीज देखी होगी, जिस तरह से उनको समर्थन मिल रहा है, वो समर्थन ये सब एमएलए और इन सब से काफी ऊपर है। और जिस तरह एक सेकंड आप कंप्लीट करिए, पर आप ऐसे ये बात क्यों कह रहे हैं आपकी इससे तय नहीं होगा किसके कितने एमपी हैं या एमएलए हैं? क्यों तय नहीं होगा? जनता की अदालत में जब आप जाते हैं, वोट हासिल करते हैं और जनप्रतिनिधि बनते हैं, तो भारत का संविधान आपको ये ताकत देता है कि आप विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में बैठकर जनता की बात करें। सड़क से सरकार चलेगी या इन जगहों से सरकार चलेगी? मीनाक्षी जी, अगर इस बात से तय होता कि किसके कितने आमदार है, एमएलए है, उसकी तो आज बीजेपी के 108 एमएलए है, तो मुख्यमंत्री और सरकार बीजेपी की होनी चाहिए थी, पर ऐसा नहीं है। आज ये जो सत्ता में आज जो महाराष्ट्र विकास अघाड़ी की सरकार बैठी है, मुझे 2 मिनट दीजिए। महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी की जो सरकार सत्ता में बैठी है, ये क्या बोल के सत्ता में आई? इनको कहना था कि इनको शिवसेना का मुख्यमंत्री चाहिए। इनका जो वादा था, जो बाला साहब ठाकरे को दिया हुआ वादा था कि इनको अपना मुख्यमंत्री बिठाना है, इनको अपना भगवा लड़ाना है, इनको ये सरकार शिवसेना की और महाराष्ट्र में इनको अपना मुख्यमंत्री लाना है। कारण बाला साहब ठाकरे को वादा किया था, बाला साहब ठाकरे के सपने पूरे करने थे, बाला साहब ठाकरे ने जो वचन दिए थे महाराष्ट्र की जनता को, उसको पूरा करना था। लेकिन आज हम जमीन पे क्या देख रहे हैं? आज हम जमीन पे ये देख रहे हैं कि महाराष्ट्र में शिवसेना का जो मुख्यमंत्री है, शिवसेना का जो महाविकास अघाड़ी सरकार है लेड बाय शिवसेना, आज उसकी क्या परिस्थिति है? आज उसकी ये परिस्थिति है कि वो लोग एक बेसिक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जो इतने सालों पहले आया है, उसको आज जमीन पे लोग एनफोर्स करने के लिए इतने घबरा रहे हैं। और ये राज साहब ठाकरे ने क्या डिमांड किया है? राज साहब ठाकरे ने सिर्फ यही डिमांड किया है कि आप जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, आप उसको एनफोर्स कीजिए। और सबसे बड़ी बात, और जिस तरह से कल आपने लेटर राज साहब ठाकरे का देखा होगा, वो राज साहब ठाकरे के लेटर में ये लिखा है कि आप 3 मुद्दे राज साहब ठाकरे ने सजेस्ट किए कि आप उस तरह से करिए। और ये अब सिर्फ महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का आंदोलन नहीं रहा, ये अब
नागरिकों संजय का, जी, यहाँ पर आंदोलन हो गया। अल्ताफ खान सीधे सीधे ये कह रहे हैं, उन्होंने राज ठाकरे ने बाला साहब ठाकरे का एक वीडियो भी पहले रिलीज किया, शिवसेना का डीएनए बदल गया है क्या? जो बातें इससे पहले खुद बाला साहब ठाकरे कह चुके हैं कि अगर मेरी सरकार आई तो सड़क पर नमाज नहीं होगी, लाउडस्पीकर उतर जाएंगे, तो क्यों आप जो है इस बात पर आज यकीन नहीं करते हैं? ये सीधा आरोप उनका आपके ऊपर। देखिए, डीएनए बदलने ना बदलने की कहानी इस आधार पर नहीं होती कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के साथ गठबंधन करके अगर सरकार बना लेती है तो इससे किसी का डीएनए नहीं बदलता। हाँ, फर्क सिर्फ ये जरूर है कि जो काम हमारे देश के अंदर ये पॉलिटिकल पार्टियां सन 90 से करती चली आ रही थी, उस काम को शिवसेना ने 30 साल बाद शुरू किया। नंबर के आधार पर सरकार बना लेने से डीएनए नहीं बदलता। और आज जिस तरह से बीजेपी इनडायरेक्टली वे में एक षड्यंत्र की बिसात को अब बदल करके महाभारत के कुछ क्षेत्र में बदल रही है, और उसके अंदर उन्होंने 2 नए किरदार और राज ठाकरे और नवनीत को राणा को जिस तरह से लिया है, तो उसके पीछे इनकी मंशा सिर्फ एक ही है कि किस तरह से बीएमसी चुनाव के अंदर शिवसेना को सत्ता से बाहर करें। तो बाला साहब तो बहुत कुछ चाहते थे, बाला साहब से जो भी कुछ चाहा, बाला साहब तो चाहते थे सभी हिंदू संगठन है तो बाला चलिए ठीक है, मैं चुनावों से अलग आपसे एक सवाल पूछ रही हूँ, मैं आपसे अलग बात पूछ रही हूँ। संजय जी, अगर बाला साहब ठाकरे के इसी बयान को आधार मान ले, वो कह रहे हैं अगर मेरी सरकार आएगी सड़क पर नमाज नहीं होगी, लाउडस्पीकर उतरेंगे। आज ठाकरे परिवार से राज्य में मुख्यमंत्री हैं उद्धव ठाकरे, क्या ये बात इंप्लीमेंट होगी? आप ये देखिए कि इस चीज के सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिए, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आदेश दिए वो भी नहीं, मैं पूछ रही हूँ क्या बाला साहब ठाकरे की बात इंप्लीमेंट होगी? राज्य में शिवसेना की सरकार है, ठाकरे परिवार से मुख्यमंत्री हैं, बताइए। इस बात को तो इम्प्लीमेंट कर देगा कि जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट के जो आदेश है वो इसी बात की है कि लाउड स्पीकर जो है बिना परमिशन के ना हो, और उसका साउंड कितने उस पे होना चाहिए, उसका वॉल्यूम कितना होना चाहिए, ये 2 चीजों पर कानून है, इसके अलावा तो कोई कानून ही नहीं है। देश तो संविधान से चलेगा। लोगों को कोई लेना देना नहीं है बाला साहब। ठीक है, इस बीच आपको एक बड़ी खबर ये भी बता दें कि जो वीडियो राज ठाकरे ने दरअसल ट्वीट किया है, उसी ट्वीट को रीट्वीट किया है बीजेपी ने। रीट्वीट करने का मतलब आप इस तरह से भी समझ लीजिए कि इस बात से एक स्तर की सहमति दिखाते हुए बीजेपी ने उस वीडियो को आगे साझा कर दिया है, शेयर कर दिया है। हमारे साथ बीजेपी से इस वक्त राम कदम मौजूद हैं। राम कदम जी, सीधे सीधे शिवसेना के नेता संजय गुप्ता हमारे साथ बैठे हुए हैं, वो ये कह रहे हैं नवनीत राणा, राज ठाकरे, ये सब आपके सेट किए हुए मोहरे हैं जिनके जरिए आप महाराष्ट्र में सरकार को डिस्टेबल करना चाहते हैं। Maharashtra government and Shivsena leaders, they are embroiled in blame. सर हिंदी में जो भी व्यक्ति हिंदुत्व की बात करता है, हम खुल करके उन बातों का समर्थन करेंगे। अतीत में भी किया है, वर्तमान में भी करेंगे और भविष्य में भी करेंगे, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करते हुए यदि उत्तर भारत में योगी सरकार कुछ फैसले कर सकती है शांति के साथ, अमन के साथ, सभी लोगों को एक साथ बिठा करके वहां पे हो सकता है, तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? इस बात का जवाब देने के बजाय इस बात को कब स्वीकार करेंगे शिवसेना के नेता कि उन्हीं के दल के संस्थापक स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी की विचारधारा क्या थी? क्या उनके वो कह रहे हैं देश संविधान से चलेगा। आज की तारीख में शिवसेना कह रही है देश संविधान से चलेगा। तो इसका मतलब वो सीधे साफ तौर पे नकार रहे हैं कि बाला साहब की विचारधारा पे वे नहीं चलना चाहते। जब जिन्होंने दल स्थापित किया उनकी विचारधारा ही इनको अगर पसंद नहीं है, तो मैं आपके द्वारा शिवसेना के कार्यकर्ताओं को पूछना चाहता हूं, वे तो इस दिल में स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे जी को देख करके हैं, उनकी विचारधारा के लिए है, क्या वे अब इस दल में रहना पसंद करेंगे? साफ तौर पे बाला साहब के विचारों को नकारना। राम कदम जी, आप जुड़े रहिए, छोटा सा रिएक्शन संजय गुप्ता से इस पर ले लेते हैं। संजय जी, आपके ही कार्यकर्ताओं को कह रहे हैं कि शिवसेना छोड़िए, अब वो शिवसेना नहीं रही है पहले वाली। नहीं, अब इसका जवाब दे दिया सही से। अपने इस शब्दों को पूरा करने के लिए बाला साहब ने 25 से 30 साल शिवसेना ने सत्ता के साथ समझौता किया और हमेशा ये चाहा कि बीजेपी की केंद्र के अंदर एक स्ट्रॉन्ग सरकार बने और प्राइम मिनिस्टर बने और लोकसभा और राज्यसभा में पूर्ण बहुमत हो। और आज पूर्ण बहुमत हो जाने के बावजूद भी ये देखते हैं यूपी को और महाराष्ट्र को, क्यों नहीं केंद्र सरकार इस पर एक फरमान जारी करते? क्या बाला साहब ने जो 25 साल
30 साल शिवसेना ने जो समझौता किया केंद्र की सत्ता के साथ, क्या इसलिए किया था कि एक दिन जब ये केंद्र में सरकार बन जाएगी तो उसके बाद महाराष्ट्र के अंदर ये देखा जाएगा कि महाराष्ट्र सरकार इसको कब इंप्लीमेंट करेगी? क्या केंद्र सरकार को इस पर नोटिफिकेशन जारी नहीं करनी चाहिए? क्या केंद्र सरकार आज इस ताकत को नहीं रखती कि जिन कामों को करने के लिए बाला साहब ने त्याग किया 25 साल तक, और अटल जी और अडवाणी जी से अपना गठबंधन बनाए रखा, सत्ता के साथ समझौता किया, आज बीजेपी उसी सत्ता में है, उसके बावजूद बजाय नोटिफिकेशन जारी करने के शिवसेना को नीचा दिखाने की मंशा से ही सिर्फ ये हर काम को करते रहते हैं? क्या ये सही है? राम कदम जी, नोटिफिकेशन जारी करती है। नियत और मंशा पर ये कहते हुए सवाल, फिर मैं वही सवाल लेकर आ रही हूं कि नवनीत राणा हो, राज ठाकरे हो, ये आपके इशारे पर काम कर रहे हैं, ये बार बार आरोप बीजेपी पर लग रहा है ताकि चुनावी वक्त में फायदा आपको मिल सके। क्योंकि अगर वाकई लाउड स्पीकर या सड़कों पर नमाज को लेकर इतने गंभीर हैं तो क्या वो भी चुनौती दे रहे हैं आपको कि क्यों नहीं केंद्र में आपकी सरकार है और एक बड़े स्तर पर, एक व्यापक स्तर पर पॉलिसी मैटर के तहत इसको डील कर लीजिए? हर 4 दिन बाद क्यों विवाद होता है किसी ना किसी राज्य में? देखिएगा, सरकारें हर प्रांत में है, देश में है, पर महाराष्ट्र की एक ऐसी सरकार है, इन्हें कुछ भी सवाल पूछा जाए तो केंद्र की ओर उंगली दिखाती है। न्यायपालिका का पूरी तरह से स्पष्टता के साथ आदेश है। जब उत्तर भारत में योगी सरकार कर सकती है तो महाराष्ट्र में क्यों नहीं हो सकता? हम कोई झगड़ा नहीं चाहते, शांति से सभी धर्म के लोग, समुदाय के लोग एक साथ बैठे, एक साथ बैठ रास्ता निकाले। इसके 2 अर्थ स्पष्ट है। एक तो शिवसेना और महाराष्ट्र की सरकार को यह करना नहीं है, या तो इन्हें करने नहीं आता। दोनों में से क्या है वो स्पष्ट करे। और यहाँ पे केवल जिलेबी की तरह गोल बातें घोलने से ज्यादा स्पष्ट ये है, ये बता तो दे राणा परिवार ने क्या अपराध किया था, क्या गुनाह किया था। वो घर के चौखट के बाहर भी नहीं निकले, आपने उन पर राजद्रोह लगा दिया। पुलिस रामकदम जी, अगर कल को कोई प्रधानमंत्री आवास के बाहर आकर ये कहे कि वो नमाज पढ़ना चाहता है, क्या सरकार और सुरक्षा एजेंसीज इस बात की इजाजत देंगी? मेरा सीधा आपसे एक सवाल है, मुझे इसका क्लैरिटी के साथ हाँ और ना में जवाब दीजिए। देखिए, मैं हाँ और ना में जवाब देने की जगह मैं आपसे ही पूछना चाहता हूँ, क्या राणा मुख्यमंत्री के निवास के बाहर गए? क्या उन्होंने हनुमान चालीसा नहीं, आप उनका समर्थन कर रहे हैं ना, आप उनका समर्थन कर रहे हैं। मैं ये सवाल इसलिए आपसे पूछ रही हूँ, आप उनका समर्थन करते हुए ये कह रहे हैं कि वो शांतिपूर्वक वहां पर हनुमान चालीसा पढ़ना चाहते थे, क्या गलत कर दिया उन्होंने? तो मैं आपसे उस पर एक सवाल पूछ रही हूँ कि कल को अगर कोई ये कहे कि हम प्रधानमंत्री आवास के बाहर जाकर नमाज पढ़ना चाहते हैं, शांतिपूर्वक तरीके से पढ़ेंगे और वापिस आ जाएंगे, क्या सुरक्षा एजेंसीज और देश की सरकार इस बात की इजाजत देगी? क्या कंफर्टेबल रहेगी? मुझे बताइए। आप जवाब ले लीजिए। आपने सवाल पूछा है, हमने किसी भी व्यक्ति विशेष के असंवैधानिक बातों का समर्थन नहीं किया। हमारा केवल मात्र सटीक सवाल इतना ही है, क्या वे आपके निवास के बाहर आए? क्या उनको आपने घर के चौखट के बाहर निकलने दिया? तो फिर राजद्रोह कैसे हुआ? यानी किसी आदमी ने किसी को मारने की बात की, मारा नहीं, पर उसके ऊपर आपने मर्डर केस लगा दी। क्या ये पुलिस महकमे का आप गलत उपयोग नहीं कर रहे? नहीं, उसने बात की थी मैं मार दूंगा, उसके अलग चार्जेस है, मार दिया उसके अलग चार्जेस है। हालांकि मुझे लग रहा था कि आप मेरे सवाल का आप क्लियर जवाब देंगे, वो मिला नहीं। मैं आपकी मजबूरी समझ सकती हूँ, उसका जवाब मुझे क्लियर मिला नहीं, क्योंकि मैंने आपसे क्लियर ये पूछा था कि प्रधानमंत्री आवास के बाहर कोई शांतिपूर्वक तरीके से नमाज पढ़ेगा तो आप परमिशन देंगे, कंफर्टेबल रहेंगे या नहीं? क्लियर जवाब नहीं मिला। लेकिन मुद्दे पर फिर से लौटते हैं, अजान और हनुमान चालीसा को लेकर जो विवाद यहां पर खड़ा है, सबसे बड़ी चिंताजनक बात यह है कि इस तरह के मुद्दों पर सियासत होती रहती है, आम जनता को उलझाए रखा जाता है, तो क्या मुख्य मुद्दे से ध्यान भटकाने की भी कोशिश है, और इस पर सभी को सोचने की जरूरत है। लेकिन अल्ताफ खान जी, देखिए, मराठी मानुस की बात आप भी करते हैं, उसी बात के साथ आपकी पार्टी भी अस्तित्व में आई और उस पर काम शुरू हुआ, लेकिन आज की तारीख में सिर्फ एक विधायक है आपका विधानसभा में। क्या जनहित के बाकी मुद्दे नहीं है जिन पर बात हो सकती थी, बजाय कि एक डेडलाइन देने की? और इसीलिए कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के इशारे पर राज ठाकरे काम कर रहे हैं। क्या हासिल होगा एमएनएस को इससे? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने, बहुत अच्छा सवाल पूछा। मैं आपको ये, अगर आपकी जानकारी में नहीं है तो मैं आपकी ये जानकारी में लाना चाहता हूँ कि सबसे पहले महाराष्ट्र के विकास का आराखड़ा जो है, विकास का जो ब्लूप्रिंट है, वो राज साहब ठाकरे ने एक एक डिटेल में उसको, जब हमारी पार्टी लॉन्च हुई थी तब उसको राज साहब ठाकरे ने उसको डिक्लेयर किया है। हम लोग आज तक विकास के मुद्दे पे ही बात कर रहे थे, और साथ ही साथ ये मुद्दा भी सामाजिक मुद्दा है, ये भी इतना ही महत्वपूर्ण है और ये भी विकास से जुड़ा हुआ मुद्दा है।
अगर आप इसको आइसोलेशन में नहीं देखिए, सामाजिक मुद्दा है, आप इसको धार्मिक चश्मे से देखना बंद नहीं, कर ठीक है, मैं अग्री कर रही हूँ आपकी इस बात पर। अल्ताफ जी मैं अग्री कर रही हूँ आपकी इस बात पर। मुझे राज ठाकरे के स्टेटमेंट की, अगर मैं, मेरी बात सुन लीजिए सर। अल्ताफ जी, मैं आपको ही बोलने का मौका दूंगी, मैं बस एक बात आप रख रही हूँ, मैं आपकी बात से अग्री कर रही हूँ। इनफैक्ट अगर मैं अपनी निजी राय दे सकती हूँ तो मैं आपको बताऊं, राज ठाकरे साहब ने जो स्टेटमेंट दिया, मुझे उनके स्टेटमेंट की सबसे अच्छी बात यह लगी कि उन्होंने लाउड स्पीकर को धार्मिक नहीं सामाजिक मुद्दा कहा। उन्होंने ध्वनि प्रदूषण के लिहाज से उस पर बात की। मैं खुद इस बात की तारीफ कर रही हूं आपके लिए। लेकिन मेरा सवाल आपसे यह है कि अगर इस तरह की पॉलिटिक्स आगे हो रही है और बीजेपी आपके ट्वीट को रीट्वीट कर रही है, तो क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं कि इस खेल में मुख्य खिलाड़ी कौन है? क्या आप ये बात समझ पा रहे हैं? बीजेपी अगर हमारे एमएनएस कहां खड़ी है? उसमें बहुत सारे लोगों ने रिट्वीट किया, इससे हमें कोई आपत्ति नहीं। अगर कोई भी हमारे ट्वीट को रिट्वीट करना चाहे तो हमें क्या आपत्ति हो सकती है। और इससे पहले भी आज 2019 से पहले राज साहब ठाकरे जब सभा लेकर बीजेपी गवर्नमेंट के कुछ भी तभी उनको जो कुछ भी ठीक नहीं लग रहा था, आप उसके बारे में जब बात कर रहे थे, तब राष्ट्रवादी को, तब कांग्रेस को, सबको बड़ी गुदगुदी हो रही थी, तब सबको बड़ा मजा आ रहा था। और आज जब राज साहब ठाकरे जो सत्ता में बैठी हुई सरकार है उसको सवाल पूछ रहे तो आप सबको चुप रहा है। फिर आप बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे, फिर आप बीजेपी की बी टीम कहलाएंगे। हम जो सत्ता में है उनको सवाल पूछते हैं। पहले जब बीजेपी सत्ता में थी तो बीजेपी को सवाल पूछा गया राज साहब ठाकरे की तरफ से। आज महाविकास आघाड़ी सत्ता में है, हम उनको सवाल पूछेंगे। चलिए थोड़ा सा ग्राउंड पर भी चल लेते हैं, जरा हमारी जो संवाददाता जुड़े हुए हैं उनसे भी महाराष्ट्र में क्या हो रहा है इसको लेकर जानकारी ले लेते हैं। संदीप, ये बताइए, जो डेडलाइन अल्टीमेटम राज ठाकरे ने दिया उसका कुछ असर महाराष्ट्र में दिख रहा है? किस तरह की खबरें निकल कर आ रही हैं अलग अलग इलाकों से? जी निश्चित रूप से मीनाक्षी, आपको बता दें कि मुंबई हो या मुंबई के आसपास के जो शहर हों, इनफैक्ट संपूर्ण महाराष्ट्र में ऐसे दृश्य देखे गए हैं कि एमएनएस के कार्यकर्ता मस्जिदों के बाहर जाकर के हनुमान चालीसा जो है वो लगा रहे हैं, महाआरती परफॉर्म कर रहे हैं, जिसके बाद उन्हें पुलिस डिटेन कर रही है। आपको बता दें, नवी मुंबई की बात करें तो कुछ 3 कार्यकर्ता एमएनएस के डिटेन कर लिए गए हैं। इसके अलावा नासिक में 5 महिलाओं को डिटेन कर लिया गया है। तो जगह जगह जो है एमएनएस के जो कार्यकर्ता हैं उनको जो है उनकी गिरफ्तारियां और डिटेंशन जो है वो चालू है। लेकिन इसके विपरीत का जो नज़ारा है वो ये है कि मुंबई में बहुत ऐसे मस्जिदें हैं जिन्होंने आज सुबह की जो अजान होती है, जो 5 सवा 5 के आसपास लगाया जाता है, वो लाउड स्पीकर पे नहीं की। तो कई ऐसे जगह पर एमएनएस कार्यकर्ताओं से जो मेरी बात हुई, उन्होंने ये कहा कि बहुत ऐसे मस्जिदें हैं जिन्होंने आज लाउड स्पीकर पर अजान दी ही नहीं, जिसके लिए वो विफल हो गए। एमएनएस के कार्यकर्ता वहां हनुमान चालीसा बजाने वाले थे, उनका प्लान था कि पूरे जोर शोर से मस्जिद के सामने बजाएंगे। लेकिन इसके विपरीत कहीं ना कहीं आपको बता दें, जो ट्वीट उन्होंने राज ठाकरे ने कल किया उसका असर जो है वो महाराष्ट्र में तथा मुंबई में बहुत मस्जिदों पर जरूर पड़ा।